बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, एक तरफ तो पंजाब असम्बली में बजट पेश किया गया, यानी जो इकबाल हॉल है उसमें बजट पेश किया गया। दूसरी जानिब असम्बली का जो इजलास है वो स्पीकर की जानिब से भी बुलाया गया। एक आइनी बहरान की सूरत हाल है जो इस वक्त पंजाब में जारी है। किसी सूरत की आइनी बहरान जो है ये हल नहीं हो पा रहा है। दो इजलास आज भी हुए हैं और अब जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि गवर्नर के बुलाए हुए इजलास की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जबकि जो स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया है वो अपनी कानूनी हैसियत रखता है। दूसरी जानिब नाजरीन, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब रोज़ाना उन्हें ये खदशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल या बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं या कोई मज़ीद टैक्सेस लगा दिए जाएं। एक तरफ बजट पेश किया जा चुका है, आज पंजाब का ही बजट पेश किया गया है, गुज़श्ता रोज़ सिंध का बजट पेश किया गया था, लेकिन IMF जो है वो पाकिस्तान के बजट से खुश नहीं नज़र आती। यानी IMF का कहना है कि बजट में जो अहदाफ हासिल करने चाहिए थे टैक्सेस के, लेवीज़ के, सब्सिडीज़ के, वो चीज़ें हासिल नहीं की गई हैं। यानी अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद मज़ीद चीज़ों में महंगाई की जाए जिससे कि IMF के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए ताकि मुल्क चलाया जा सके। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ भी ISPR की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि किसी किस्म की साजिश नहीं की गई। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर नेशनल असम्बली हैं जय प्रकाश। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम मेहरबान, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग इन। सर, एक तरफ वैसे तो बयानिया इमरान खान की जानिब से दिया जाता है, साजिश की बात की जाती है, कभी मुदाखलत की बात की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब जो है हमारे अस्करी इदारे वो कहते हैं नहीं जी, कोई इस किस्म की साजिश के किसी किस्म के शवाहिद नहीं मिले हैं जिसे हम साजिश कहें या रजीम चेंज की बात करें। और अपोजिशन भी, यानी अब जो हुकूमत में मौजूद हैं वो हुकूमत भी ये कह रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अक्सरियत खो बैठी थी जिसकी वजह से उन्हें हुकूमत से जाना पड़ा। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? थैंक यू। देखो, जो कल DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है जिसमें वही बात पुरानी दोहराई गई है कि पहले तो बात थी कि भाई साजिश नहीं थी, मुदाखलत हुई थी। कल बात हुई थी भाई कोई कंस्पायरेसी थी। मेरे ख्याल में अभी इशू है ना, फौज को या इदारों को इस चीज में हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अभी ये एक पॉलिटिकल इशू है। सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान ने उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में अब ये इसमें एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है। मेरे ख्याल में अगर इस तरह अगर फौज आके अगर वो बयान करती है तो इससे और भी इश्यूज में ज्यादा खराब होते हैं। मेरे ख्याल में इसमें एक ही हल है कि इसकी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसकी तहकीकात की जाए, पता चल जाए कि साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, क्या कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले भी तो हुकूमतें गई है ना पाकिस्तान की तारीख में, क्या पहले हुकूमतें नहीं गई है? क्या आपको ये नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका ने किस तरह के मुल्कों को तबाह किया है? ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, ठीक है ना। हमारे सिक्योरिटी इश्यूज है। मैं सोचता हूँ पाकिस्तान हमारे लिए अजीम है, हमारे लिए पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सलामती सबके लिए अजीम है। पाकिस्तान से मोहब्बत अब्जा भी करती है, पाकिस्तान मोहब्बत पाकिस्तान फौज भी करती है, पाकिस्तान की मोहब्बत हम भी करते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत सारे करते हैं, लेकिन हमें ये इसकी सलामती। कोर्ट से तो आपको रिलीफ मिल रहा है, बल्कि ये कि अगर आप कल के रिमार्क्स देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने भी साफ अल्फाज में कहा कि अक्सरियती पार्टी जो है उसको घर भेज दिया गया, बड़ी तादाद में अरकान इस्तीफ़ा दे के बैठे हुए हैं, और दूसरी जानिब नैब और FI और ECL के कवानीन में तब्दीली की गई है। जिस हवाले से अगर कल की हियरिंग देखी जाए तो काफ़ी हद तक आपके जो बयानिया है उसको तक़वियत मिलती है। और लेकिन सर, जब धरने की बात हो या खान साहब फिर कह तो रहे हैं, लेकिन अब तक लोग जो हैं वो इस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, इत्मीनान में नहीं है कि क्या वाकई कोई ऐसा डेट दी जाएगी, धरना होगा, या आप चीज़ें ठंडी होती नज़र आ रही हैं? क्या कहेंगे आप? देखो, आपने कल की सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की बात की। देखो, बात ये नहीं कि हमें रिलीफ की बात है, हम इमरान खान साहब वो बात कह रहे हैं
जो एक सच पे मुबनी है, जो हकीकत में मुबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका मोटो एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट क्या, पाकिस्तान की पूरी आवाम जानती है कि ये जो हुकूमत आई है, ये हुकूमत आने की वजह क्या है। देखो मैं बताऊं, हमारी हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च हुई, किसने निकाली? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाली, कराची से लेके इस्लामाबाद तक आए, हमने कोई शेल नहीं चलाए। ये मौलाना फजल रहमान 2 मरतबा इस्लामाबाद आए, हमने कोई शेल नहीं चलाया। मुझे बताए, हमजा शहबाज और आपकी मरम नवाज इस्लामाबाद है, हमने कोई शेल नहीं। इनकी जितनी भी लॉन्ग मार्च थी महंगाई के खिलाफ थी। और मुझे बताए, अगर इन्होंने ये महंगाई खत्म करने आए थे तो इन्होंने महंगाई में कितना % इजाफा किया है। और असेंबली में, जिस दिन वो असेंबली में आए, उन्होंने किस पे काम किया? इन्होंने काम किस पे किया? नेब लॉस पे काम किया, इन्होंने EVM पे काम किया, इनमें ओवरसीज पाकिस्तान के वोट खत्म किया। वो काम किए जो अवाम के खिलाफ थे, जिनको पाकिस्तान की अवाम चाहती थी, ये सारे खत्म किए। मुझे बताएं, अगर इन्होंने महंगाई खत्म करनी थी तो ये कहाँ है आज? आप पाकिस्तान की, यही मैं आज मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है, जिस तरह पहले ये माइक लेके बाजार में जाते थे ना, सबसे पूछते थे घी का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है। आज मीडिया को भी जाना चाहिए। देखो, हम उस वक्त जब बोल रहे थे महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में है, ठीक, उस वक्त उस बात को कोई नहीं मानना था। लेकिन इमरान खान ने पेट्रोल 60 लीटर तो नहीं बढ़ाया ना। इमरान खान की हुकूमत में डॉलर जो बढ़ा, आज डॉलर 1.5 महीने की इंतजार 28 रुपये डॉलर बढ़ा है। मुझे बताओ सर, क्या पहले से इलेक्शन का साल समझ लिया गया था सन 2022 को? यानी जो पहले जो है वो वफाकी हुकूमत भी कहती आई है, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कहा कि वफाकी हुकूमत यानी PTI की हुकूमत के लिए पिछला साल इलेक्शन ईयर था, और यानी इलेक्शन बजट था। इस साल को उन्होंने एक इलेक्शन ईयर समझा था। उनका आखिरी बजट साबित हुआ, बजट में ज़्यादा खर्चे दिखाए गए थे। जाते जाते पेट्रोल और बिजली की कीमतें भी इसलिए कम की गई ताकि इलेक्शन में वोट हासिल किए जा सकें। लगता है ऐसा जैसे प्लानिंग से तमाम चीज़ों की कीमतें रोक के रखी हुई थी ताकि जो है ना वो वोट लिए जा सकें, और आने वाली अगर कोई हुकूमत आती है तो उसे किसी सूरत भी पनपने का मौका ना मिले। यानी आपकी डिमांड एक तरफ, लेकिन लगता ऐसा है कि शायद इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो चीज़ें हैं, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी हुकूमत करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि वो घर चले जाएं, या ये कि बाई इलेक्शन जो इलेक्शन है वो अनाउंस किए जाएं, या केयर टेकर गवर्नमेंट आए। इस वक्त जिन मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है, क्या कहेंगे? आपको सवाल बहुत लंबा हो रहा है। देखो मैं बताऊं आपको, हमारी हुकूमत, देखो हुकूमत का काम होता है अवाम को रिलीफ देना। हमारी हुकूमत जैसे आई, हमें एक बुरी मैशत मिली, हमने मैशत सुधारने की कोशिश की। पहले साल के बाद हमने, जब आप हमारी जिस तरफ हमारे जो दोस्त ममालिक ने सपोर्ट किया, उसके बाद आपने देखा कोरोना में जिस तरह इमरान खान ने, यही पाकिस्तान पार्टी गवर्नमेंट थी, जिस तरह उसने कोरोना में, आपको देखो कोई ढकी छिपी बात नहीं है जी। लेकिन हमारे खिलाफ 3.5 साल मीडिया ट्रायल भी हुआ है। मैं आपको खुल के बात बताऊं, हमने जब महंगाई बढ़ रही थी, ये बोला महंगाई कर रहे हैं। जब हमने पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई, इन्होंने बोला इलेक्शन ईयर है। देखो, अगर इलेक्शन ईयर है तो आपको इलेक्शन में जाना चाहिए। मुझे बोला इमरान खान ने अगर असेंबली तोड़ी ना, मुझे बताओ, असेंबली तोड़ने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो उसने बैठना पसंद किया, उसने बोला मैं आवाम में जाता हूँ। तो आवाम में, हम सारे आवाम में जा रहे थे ना, हम भी आवाम में जाते। तो एक जो भी हुकूमत पार्टी इलेक्शन होते, जो भी एक मैंडेट लेके आता, चाहे किसी को भी आवाम चुनती किसी, लेकिन एक, अब मुझे बताओ, ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा 13 पार्टी है आपस में। कभी देखो जरदारी साहब यहाँ लाहौर चले जाते हैं, वज़ारत की लड़ाई होती है, इनका ये फैसला नहीं होता वज़ीर खजाना किसको बनाया जाए। आखिरी दिन फैसला किया भाई इसको अवैस लगारी को वज़ीर खजाना बनाया जाए, आपस में लड़ाई है। देखो मैं बताऊँ, एक होते हैं ये, मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे ना, ये एक दूसरे के अंदर भी कमजोर कर रहे होंगे। पीपल्स पार्टी से सर, अब अगला लाएमल क्या है सर, ये बताएं, क्या कोई कॉल दी जाएगी या इसी तरह तारीखें या मौखर करते जाएंगे? देखो मैं बताऊं, पाकिस्तान की आवाम आज की तारीख में इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इससे पहले हुकूमतें गई, लेकिन इमरान कोई रोडों पे नहीं निकला। इमरान खान की हुकूमत को जब गिराया गया, आवाम रोडों पे आई, सड़कों पे आई।
आपने देखा कितने हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े जलसे हुए, लेकिन एक इज्जतदार शख्स जो होता है ना, एक इज्जतदार शख्स हमेशा रोडों पर निकलता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं, पुरअमन मार्च करूं। हमने तो पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लेकिन हुकूमत ने लॉन्ग मार्च से 3 दिन पहले जिस तरह लोगों के घरों में घुसे, मुझे घरों में घुसे, वर्कर्स के घरों में घुसे हैं, वहाँ औरतों के साथ बदतमीजी हुई है, औरतों का तोड़ीन हुई है। जिस तरह आपने हाशिम नासिर का आपके सामने मिसाल है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मिसाल कभी नहीं मिलता। ये ऐसे लग रहा था कि कोई या कश्मीर बना हुआ था, यहाँ पे शेलिंग हो रही थी, पाकिस्तान के लाहौर जाओ, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इस तरह। लेकिन मैं बताऊँ, आज भी अगर उस दिन ये कंटेंट नहीं लगाते, लग पता जाता इनको इमरान खान के साथ कितने लोग खड़े हैं। आज भी हम पुरअमन मार्च चाहते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, लेकिन हमारी आवाम, मैं बताऊं, आवाम हमेशा निकलती है कि अगर धरना हमने देने की कोशिश की, अभी भी लोग, अब लोगों से जाके मिले ड्राइंग रूम में, जो कुछ बातें हो रही है, जो लोग इमरान खान के साथ, पाकिस्तान की, मैं बोलता हूँ हमारी तो 2018 में इतनी मकबूलियत नहीं थी जो आज है। ये तो अगर इनको ये पता होता कि इनको हुकूमत गिरने से ये इतने मजबूत होंगे, शायद अब इनसे भी गलती हुई है, इनके पास भी गलती का कोई, अभी इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है आगे मौत भी नजर आ रही है इनको ना, इलेक्शन में रिजल्ट का मौत। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब आज भी इसने वर्कर से अपनी बात की है, किसी भी टाइम वो लॉन्ग मार्च का। लेकिन ये देखिए, जो हुकूमत ने टैक्टिक्स या जो जिस तरीके से लोगों को कंट्रोल किया था, तो दोबारा किया जाएगा। और यही वजह है कि आपके लोग जिस तादाद में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तादाद में नहीं निकल पाए। आगे फिर आप अगर कोई खान साहब जो हैं वो कॉल देते हैं और फिर इसी तरह से हुकूमत की स्टेट एक्शन में आती है और लोगों को रोकती है, तो फिर किस तरह से आप एहतजाज कर पाएंगे? मैं एक आपसे सवाल करता हूँ। आप एक किस्म के, आपकी फैमिली है न्यूट्रल फर्ज को थोड़ी देर के लिए, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मुल्क के साथ, आपके बच्चे मुल्क, अगर वो चाहते, अगर आपसे इजाजत लेते, भाई ये आज इमरान खान का धरना है, हम जाना चाहते हैं, क्या आप उनको इजाजत देते? आप बोलते भाई बाहर शेलिंग हो रही, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रही है, जुल्म और बर्बरी जारी है, आप ना चाहो। अगर आप इमरान खान के हक में भी होंगे ना, अगर आप उनके साथ ही खड़े होंगे, लेकिन आप बच्चों को इजाजत जाने की नहीं देंगे। अगर मैं समझता हूँ इनको, अगर राना सनाउल्लाह हो या आपका ये हुकूमत है, अगर ये चाहते हैं, इनको अगर इमरान खान से ये समझते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है, तो एक मतलब रोड खोल लें और पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ अगर बंदे लोग नहीं आए, हम चले जाएंगे। सर, रोड खुलेगी तो आ सकते हैं, लेकिन रोड नहीं खुलती तो फिर तो बंदे जो है ना वो नहीं आ सकेंगे। लगता ही है कि अगर इसका कहने का ये मतलब ही लोग अगर रोड बंद होते तो लोग रोड तो फिर बंद होंगे सर। अगर जब भी कॉल दी जाएगी तो स्टेट एक्शन में तो आएगी ना सर। मैं आपको ये बता दूं, जितनी बार रोड बंद करें, इतनी लोगों की हमदर्दी इमरान खान से बढ़ेगी। ठीक, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन तो रोड नहीं बंद करेंगे, या उस दिन भी रोड बंद करेंगे। ठीक, इलेक्शन जब होगा तो इलेक्शन होगा, इनको लग पता चल रहा है कि भाई आवाम किसके साथ खड़ी है। ठीक है जयप्रकाश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम साहब ने जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं आज, और कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं UC 8 से, जो कि UC चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए। एक वफ्त की सूरत में कागजात नामजदगी जमा कराया गया, उसके बाद मीडिया टॉक भी की, और उनका कहना यह था कि हमने कराची के तमाम इलाकों से, तमाम ही हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। वोटर्स लिस्ट की दुरुस्तगी के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा गया है, और उम्मीद करते हैं कि एक दफ़ा फिर कराची में जो है वो जमात इस्लामी का मेयर आएगा। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का करम सर। हाफिज़ साहब मुझे बताइएगा सर कि कागजात नामजदगी UC चेयरमैन के लिए आपने UC 8 से जमा करा दिए हैं सर, और एक तरफ तो कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए, लेकिन दूसरी जानिब आपने वोटर लिस्ट का भी गिला किया है, तो क्या किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं सर
वक्त इतना अब रह नहीं गया है देखें डॉक्टर साहब, हमारे बस मुश्किल यही है कि हम एक तरफ तो जाहिर है ये जब डिमांड करते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, तो हम इस डिमांड से किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हटते और हम चाहते हैं कि बर वक्त इंतखाबात हो। इस वक्त क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत भी और जो अपोजिशन जमातें हैं, यानी पीटीआई भी कोर्ट में गई है कि इंतखाब ना हो, एमक्यूएम भी कोर्ट में गई है कि इंतखाब ना हो, पीपल्स पार्टी भी बस नीमे बुरू यही चाह रही है, और भी कोई जमात जो है वो इंतखाबात नहीं चाह रही है, जो बहुत अफसोसनाक है। बहाना ये बना रहे हैं कि इख्तियारात, देखिए इख्तियारात एक अलग चीज है, उसके लिए लड़ना चाहिए और वो भी साथ साथ जो है वो हासिल करने चाहिए, और इंतखाबात का उससे ताल्लुक इस लिहाज से नहीं है कि इंतखाबात के शेड्यूल से इख्तियारात के कानून का ताल्लुक नहीं है, तो दोनों काम साथ साथ चल सकते थे, लेकिन ये पार्टियां फरार इख्तियार करना चाहती हैं। सिर्फ जमात इस्लामी है जो इस पर जोर दे रही है कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, लेकिन उसके साथ ही जो मुश्किल हमें पेश आती है वो ये कि पूरा निजाम धर्म भरम है। अब जो वोटर लिस्ट हैं, 2 वोटर लिस्टें इस वक्त साथ चल रही हैं। आप अगर 8300 पे अपने शनाख्ती कार्ड नंबर एसएमएस करें तो उसमें जवाब आएगा एक गैर हतमी लिस्ट और एक हतमी लिस्ट। गैर हतमी उसको कहते हैं जो 2023 के इंतखाबात के लिए तैयार हो रही है, और हतमी लिस्ट उसको कहते हैं जो बल्दियाती इंतखाब के लिए। अब ये दुनिया में कहाँ होता है ऐसा कि आप 2 लिस्टें जो है वो दें और लोगों को कंफ्यूज करें। अच्छा खासा पॉलिटिकल वर्कर कंफ्यूज हो जाता है, तो आम आदमी क्यों नहीं कंफ्यूज होगा। तो और फिर ये किया हुआ है कि मुस्तकिल पते की बुनियाद पर, जिस तरह हमारी मर्दमशुमारी उन्होंने जो है आधी कर दी है, इसी तरह मुस्तकिल पते की बुनियाद पर लोगों के वोटों को शिफ्ट कर दिया। अब एक ही घर के 4 लोग हैं, तो उनमें से 2 जो है कहीं है, एक कहीं है, एक कहीं है। ये तकरीबन यानी 50, 60, 70% लोगों के साथ इस वक्त ये मसला शहर में मौजूद है। तो जाहिर है हम शिकायत तो करेंगे ना, हम एहतजाज भी करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये दुरुस्तगी भी हो और साथ साथ इलेक्शन भी हो। तो और जहां तक बल्दियाती इंतखाबात का ताल्लुक है, ये इस वक्त कराची की जरूरत है, पूरे सिंध की जरूरत है, और ये तो 1.5-2 साल वैसे डिले हो गया है। अब इसको होना चाहिए, इख्तियारात भी पूरे होने चाहिए, और उसके साथ साथ फिर इस शहर को एक मेयर मिलना चाहिए। इसीलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर से अपनी नुमाइंदगी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, हमारी तैयारी भी है, और हम कराची के हुकूक की तहरीक पहले से ही लेकर चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे पहले कराची को जमात इस्लामी ने बनाया, तामीर किया, अब इस उजड़े शहर और लावारिस शहर का इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी के हाथों ही दोबारा तामीर न होगी, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो यानी आप समझते हैं कि इलेक्शन अपनी जगह हो जाने चाहिए, और आप लोगों के इस हवाले से मुज़ाकरात भी हुए थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के का भी मुआहदा हुआ है। आप समझते हैं कि जो हुकूक आपने मांगे, या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो हुकूक इस वक्त जिसका मुतालबा कर रही है या जिसका मुआहदा हुआ है, ये क्या कराची के बल्दियाती निज़ाम या सिंध के बल्दियाती निज़ाम में ये तमाम जो हुकूक हैं ये दिए जा सकेंगे सिंध हुकूमत की जानिब से? दिए जाने चाहिए, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारा उनसे जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद के लिए पेशरफ्त भी होना शुरू हो गई थी, और जो काबीना ने कुछ चीजें पास भी कर दी थी जिसका ताल्लुक तरमीम से नहीं था। जैसे मेयर जो है वो चेयरमैन होगा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, अब जब भी इंतखाब होगा तो अब किसी तरमीम की जरूरत नहीं है, अब मेयर चेयरमैन होगा, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट भी हो गई थी, और भी चीजें कुछ हो गई थी। कुछ चीजों का ताल्लुक तरमीम से था, वो सारी तरमीमें जो हमारे मुआहदे का हिस्सा हैं वो उन्होंने पेश कर दी थी। लेकिन इसी दौरान में आपने देखा कि एक मरतबा फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की का इत्तेहादी बन गई, हालात से फायदा उठाकर, और हमेशा रही है। यानी वो सारे इख्तियारात जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी ने मिलकर छीने थे कराची से, उन्हीं के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मुआहदा है। अब मसला ये है कि दोनों मिलकर डिले करना चाहते हैं। यानी जब ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 140 के मुताबिक तमाम इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं, तो हम उनसे ये कहते हैं कि भाई पहले मरहले पे जो तरमीम आ गई है इसको पास कर लीजिए, इसके नतीजे में तकरीबन 30-40% चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी, और बकिया के लिए जो कमेटी मौजूद है वो कमेटी इस पर मुज़ाकरात करे। यही हमारा मुआहदा भी था कि हम किसी एक चीज से भी दस्तबरदार नहीं हुए थे। अलबत्ता हमने रास्ता निकालने के लिए तय किया था कि इब्तिदाई तौर पर वो चीजें तय हो जाएं कि जिन पर इत्तेफाक राय हो गया है, तो उससे आगाज कर लें तो सबका भला है। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर ये डिले पे डिले किए चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी मजे ले रही है, और एमक्यूएम और पीटीआई ये चाहती है कि इसको बहाना बनाकर बल्दियाती इंतखाब से फरार इख्तियार करें। तो ज़ाहिर इन तीनों पार्टियों का एक जो है इत्तेहाद है इस मामले पर कि ये अब कानून को भी डिले कर रहे हैं और इंतखाब को भी डिले कर रहे हैं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि इंतखाब हर सूरत में अपने वक्त पर होना चाहिए, और कानून साजी के लिए जो तरमीमें आई हैं इसको फौरी तौर पर कमेटी से पास करके असम्बली में आ जाना चाहिए। वो जैसे ही मंजूर हो तो कमेटी के जिम्मे बकिया चीजों के लिए जो है वो जितने निकात रह गए उस पर कमेटी काम करती रहे। तो ये वो रोड मैप है जिसके जरिए सबका भला है, शहर का भला है। लेकिन लोग अपनी पार्टी को देख रहे हैं, शहर को नहीं देख रहे हैं।
हाफिज साहब, आपका रिहायशी हल्का है ये, और पिछले इंतखाबात में भी आपने इसी हल्के से कंटेस्ट किया था। मैं जानना चाहूँगा कि क्या फ़र्क देख रहे हैं पिछले बल्दियाती इंतखाबात से इस बल्दियाती इंतखाबात में? देखिए, पिछले बल्दियाती इंतखाब में भी हमने इसमें कंटेस्ट किया था और MQM उस वक्त जीती थी। उसके 4100 वोट थे और हमारे 2209 वोट थे, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है 2015 की बात है जी। और इस 2015 में जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था वो MQM के पास था पूरे शहर का। और मुझे अब उसकी तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है कि वो मैन्यूवरिंग किस तरह से होती थी और क्या था। बहरहाल अब वो वक्त गुजर गया। अब तो सूरत हाल बहुत बदल गई है। जब पिछले 5-6 साल से आप खुद इस बात के गवाह होंगे कि जमात इस्लामी के अलावा शहर के मसाइल के लिए कोई काम हल के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा। नादरा का मसला हो तो जमात इस्लामी और उसने पेशरफ की है। बहरिया टाउन का मसला हो तो जमात ने काम किया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता, सब बिके हुए हैं। इसी तरह से आप जितने भी इश्यूज उठाकर देख लें, तालिब इल्मों के, सोसाइटियों के मसाइल, हम तो मतलब चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड से भी ताल्लुक हो किसी चीज का, उसको भी अपना फर्ज समझते हैं कि उसका आवाज उठाएं और उठाते हैं। और जो लोग दुबक्कर बैठ जाते हैं, हम तो आवाम के साथ खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें उसके नतीजे में इस वक्त तो शहर में फिजा बहुत तब्दील है माजी के मुकाबले में। और वो सारे पॉलिटिकल वर्कर जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से है, जो ये कहते हैं कि हमारा लीडर बड़ा अच्छा है, फलां है, वेव चल रही है मुल्क में, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि कराची में तो जमात इस्लामी के अलावा कोई हल नहीं है। इसलिए कि मसलन आप पार्टियों को एक एक करके तज्जिया करें तो अगर कोई आदमी सपोर्टर भी है किसी पार्टी का नेशनल लेवल पर, तो वही बात बखूबी जानता है कि कराची में 14-14 सीटें लेने के बावजूद पलट कर नहीं देखा किसी ने। और जो लोकल लीडरशिप है वो तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, वो कराची का मसला कैसे रिजॉल्व करेंगे। हाँ, सोशल मीडिया पे वो शहर को फतह करते हैं। इसी तरह से आप नून लीग है इस वक्त इख्तिदार में, उसका तो कराची से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो सिर्फ लेना जानते हैं, देना तो जानते ही नहीं है। पीपल्स पार्टी 14 साल से है और आज 200 बसें लाकर वो ऐसा खुशी मना रहे हैं जो कि आज तक भी सड़क पे नहीं चली है, कि जैसे पता नहीं इन्होंने फतह कर लिया। भाई 14 साल का हिसाब दो, हजारों अरब रुपए हैं जो आपने जो है वो जाया किए हैं, करप्शन की नजर किए हैं। MQM हर हुकूमत का हिस्सा होती है और शहर की बर्बादी में उसका जो हाथ है उसको मालूम है। तो इस सारे तजर्बों के बाद जो तजर्बा सबसे जेन्युइन तजर्बा है जिससे शहर आगे बढ़ा वो नेमतुल्लाह खान थे, अब्दुल सत्तार अफगानी थे। हाफिज साहब, लेकिन इलेक्शन आप बहुत बात आगे बढ़ गई है सर। अब वोट कौमियत की बुनियाद पे भी मांगे जाते हैं, दूसरी जानिब फ़िक़ही भी यहाँ पे अक्सरियत है आपके हल्के में, और ये भी एक फैक्टर रहा था लास्ट टाइम जिसकी वजह से शायद जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था। आप समझते हैं ये फैक्टर्स जो हैं ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्शन में, यानी इस बल्दियाती इलेक्शन में वोटिंग के हवाले से? एक तरफ कौमियत, दूसरी तरफ फ़िक़ही वोट जो है जी। लेकिन सब कुछ होता है, सारे फैक्टर अपनी जगह पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस शहर में भी मौजूद हैं। लेकिन कौमियत का जो फैक्टर है वो तो पिट चुका है ना। यानी जिसने जिस कौम के लिए आवाज उठाई उसी कौम का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया। आप देखें तो सही इस शहर के साथ हुआ क्या है सर। लेकिन अगर सर कतगला में माफ अगर देखा जाए तो सब तमाम ही पार्टियां जो हैं वो सूबों की बुनियाद पे तकसीम नजर आती हैं सर। अब PTI को आप देख लें, KPK में बैठी हुई नहीं, अब जो है तमाम पार्टियां किसी न किसी सूबे को या कौम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेशनल पार्टी का शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें डॉक्टर साहब, बल्दियाती इंतखाब है ना, और ये शहर कराची तो मिनी पाकिस्तान है। इसमें तो सारी कौमें रहती हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब काम करते हैं, सब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं और सब इसकी खिदमत करते हैं। और लड़कर भी देख लिया, कुछ मिला तो नहीं ना। कोई किसी को ना समंदर में फेंक सका, ना किसी ने गगर फाटक से पीछे धकेला, ना कोई सूबा बना सका अपनी सारी ताकत के बावजूद, ना लोगों को तकसीम कर सका। अब एक ही इलाज है कि मुत्तहिद होकर अपने बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करें और उसकी क़यादत में करें जो डिलीवर कर सकता हो। एक ही रास्ता है लोगों के पास। तो मैं तो ये समझता हूं कि अब आप मुझे नहीं मत सोचें आप कि मैं जमात इस्लामी का अमीर आपसे बात कर रहा हूं। मैं तो हर बात अमीर इंसान से कहता हूं, अपने दिल पे हाथ रखो कि जमात इस्लामी के अलावा इस शहर में कोई ऑप्शन है। कोई ऑप्शन है तो ठीक है, हर एक की मर्जी है, जमहूरियत है। लेकिन अगर ऑप्शन जमात इस्लामी है तो बिल्कुल खम ठोक कर आइए, हमारा साथ दीजिए। और जिस पार्टी से भी ताल्लुक है कोई बात नहीं, हम इसके लिए तैयार हैं कि आप हमारे साथ चलें, शहर के लिए हम आपको लेकर चलेंगे। हाफिज साहब, मुझे बताइएगा सर, सिंध असेंबली में बजट पेश किया गया गुज़िश्ता रोज़ और आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। कोई टैक्स नहीं लगाया गया, कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए बजट भी रखे गए। पिछले जो मंसूबे जो ताख़ीर के शिकार थे उनके लिए भी बजट्स रखे गए हैं और कहा जा रहा है कि आवाम दोस्त बजट है। इसको बहुत से जो सियासी पार्टियां वो इलेक्शन बजट भी कह रही हैं। हो सकता है कि ये अगर इलेक्शन का साल हो तो ये आखिरी बजट हो जिसकी वजह से इलेक्शन बजट भी कहा जा रहा है। आप क्या समझते हैं सर, क्या तज्ज़िया पेश करना चाहेंगे सिंध के बजट? मैंने तो कल भी बहुत कुछ जगहों पे निशानदेही की थी इस बात की कि देखें, पीपल्स पार्टी को ये फन आता है कि वो अपने बजट को और उसकी तकरीर को और उसके आदत शुमार को इस तरह से घुमाते हैं
और हर साल घुमाते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तो मतलब आवाम के लिए सारे रास्ते खोल दिए। देखें, इनके पास तकरीबन 800-900 अरब रुपए, उससे भी ज्यादा विफाक से आएंगे। ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के बाद अब वो पैसे हमारा, पहली बात तो ये कि पैसे और बढ़ सकते हैं अगर ये कराची की मर्दमशुमारी की सही से डिमांड करें। ये डिमांड ही नहीं करते, क्योंकि अगर कराची के नंबर बढ़ जाएंगे तो पूरे सूबे के नंबर बढ़ जाएंगे, तो 200-300-400 अरब रुपए का हमें जो है इजाफी तौर पर एक बेनिफिट मिलेगा, जो पीपल्स पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं करती कि कराची की आबादी बढ़ गई तो इनके वडेरों का क्या होगा, इनकी अक्सरियत का क्या होगा। तो ये खौफ है उनको, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ना कि 14 साल हो गए हैं, ये K4 मंसूबा तो पीपल्स पार्टी को बना देना चाहिए था ना, 650 मिलियन गैलन पूरा। और अगर विफाक भी इसमें बाद में आई ना कि हम ताउन करेंगे, तो पीपल्स पार्टी ने अपना कितना काम किया? उन्होंने तो 3-4 साल काम करने के बाद उसको अबेंडन कर दिया था। अब अगर ये K4 अव्वल तो उन्होंने 1/3 कर दिया, इमरान खान साहब यहाँ ऐलान करके गए 650 मिलियन गैलन होगा, वहां जाकर पीछे मुकर गए और उसको 260 कर दिया, और 260 कहा कि हम बना देंगे, सारे 200 अरब रुपए दे देंगे। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर आप मोटी मोटी बात सुने तो 127 अरब रुपए का ये K4 प्रोजेक्ट है जो 1/3 कर दिया गया। उसके बाद उसमें से 27 अरब रुपए जाया हो चुके हैं, इसलिए कि वो पिछला डिजाइन ही गलत था। तीसरी चीज उन्होंने ये की है कि अब बकिया रह गया 98 अरब रुपए, वो अप्रूव कर दिए विफाक ने। 98 अरब रुपए अप्रूव करने के बाद कहते हैं कि सितंबर 2023 में हम इसको बना देंगे। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। इस साल विफाक ने 20 अरब रुपए रखे हैं, तो क्या अगले 3 महीने में वो 78 अरब रुपए में दे देंगे? ये झूठ बोल बोलकर कराची के लोगों को मजीद धोखा देंगे और ये डिले होता रहेगा। अब इस सूबे का क्या काम था? सूबे का काम ये था कि बोले हटो भाई, ये हमारा शहर है, हमारा कैपिटल है, 98% रेवेन्यू देता है, हमें सारे टैक्स देता है, हम बनाएंगे इसको। और ये कहते हैं कि अब इनके 2 काम थे, एक K4 बनाना और दूसरा KB फीडर जो कोटरी बैराज से लेकर आना है पानी केंजर झील तक। जब उस पर काम ही नहीं हुआ तो K4 बन भी जाएगा तो कराची को पानी कैसे मिलेगा? तो ये वो बुनियादी सवाल है जो पीपल्स पार्टी के जिम्मे है। हब डैम से कराची पहुंचाने का काम अफगानी साहब ने किया था, उसके बाद उस कैनाल के अंदर रिहेबिलिटेशन का, रिवैम्पिंग का काम जारी है, काम नहीं कर रही पीपल्स पार्टी। ठीक है ना? तो ये बुनियादी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। KCR कहाँ है? कराची सर्कुलर रेलवे जी ना, विफाक ने उसमें बजट रखा है, ऐलानात करने के लिए सब आ जाते हैं। तो ये जिन बजट्स की और जिन रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस की बात कर रहे हैं, एक ऑरेंज लाइन 6 साल में नहीं बनाई इन्होंने। 1.5 किलोमीटर की है सिर्फ, 3.8 किलोमीटर है, बीच में 2-2.5 किलोमीटर का तो बनारस पुल है जिस पर कुछ नहीं बन रहा। तो 1.5 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन बनाने में इन्होंने 6 साल लगा दी, अभी तक नहीं बनी। तो इसलिए जो कंडक्ट है इनका, ये कराची दुश्मनी पर मबनी है, इनको ठीक करना पड़ेगा। और जितने बजट ये रखते हैं तालीम के और सेहत के, 70-80% तनख्वाहों में जाता है। सियासी लिसानी बुनियादों के ऊपर, इलाकाई बुनियादों के ऊपर भर्तियां करो। और 800 मुलाजमीन थे NICVT के जो 8000 कर दिए इन्होंने। कमाओ खूब, अपनी मर्जी के लोग भर्ती करो, नाअहल लोगों को, और इस शहर के कलेजे पे मूंग तलो। बस ये है इनका काम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईम साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।